स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था बेटा, छोटे छोटे टॉपिक्स थे, है ना, उन छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस किया था। ये मोस्ट ऑफ द मान के चलो कि लास्ट जो टॉपिक चला है ये है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और पीरियोडिक टेबल अपना कंप्लीट। और मैंने आपको प्रीवियसली बोला था कि भाई अब इसके बाद आप अपने मॉड्यूल लेके आइएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट सेकंड यूनिट कंप्लीट करना है। बिकॉज ऑफ एनटीएससी के अकॉर्डिंग एनटीएससी का सिलेबस जो है वो आपका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है, तो उस बेस पे वो सर से एक बार बात कर लो। एनटीएसई, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। एनसीईआरटी लेके आनी है, हाँ ठीक है, अरे सुन तो लो। एनसीईआरटी लेके आनी है, मतलब अपने मॉड्यूल जो भी आपके पास है बुक, और आपका जो सिलेबस कंप्लीट करना है ड्यू टू एनटीएससी एग्जाम, वो आपका सिलेबस पार्ट है। वो सर से डिस्कस करना, ठीक है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, हाँ बोल, क्या बोला? तो सिलेबस तो 9th का भी आता है। चलो तुम से ज्यादा पता है, ठीक है। बस अपन एक काम करते हैं, अपने को जो बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन ये प्लान कर रहे हैं। मैंने आपको बोला आप अपने मॉड्यूल लेके आ जाना, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकेंड यूनिट अपने को कंप्लीट करना है। हाँ 9th का है, 9th में हो ना, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट और, क्योंकि 11th का तो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट भी हो चुका है ना, है ना, तो 9th का आपको मॉड्यूल लेके आना है मंडे से, ताकि अपन उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपन कंप्लीट स्टार्ट कर पाएँ और उसको कंप्लीट कर पाएँ। बेटा प्लीज़ यार, अब थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी माहौल बनाए जा रहे हो आप लोग, है ना। आपको जो बोल रहा हूँ बस उसको आराम से समझो और उसके अकॉर्डिंग अपन काम करें। इसलिए मैंने आपको बोल दिया ताकि मॉड्यूल लेके आओ तो बाद में आपको उसमें करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आपको कनेक्टिविटी वहां से इजीली मिल पाए, क्योंकि हम 11th के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब मुझे मतलब स्पेशली बोला गया कि भाई आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है 9th का, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा पहले वो 2 कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अपना 11th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? रही मैं आपको बोल देता हूं, चैप्टर 3 मतलब आपके 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए। अगर आप देखो तो एटम एंड मॉलिक्यूल जो आपके स्पेशली पार्ट है बेटा, वो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पूरा पढ़ लिया, तो वो पूरा पार्ट अपने रीड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा हम बाद में कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब उसको हमें कंप्लीट करना होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आपका 9th का यूनिट भी है पूरा, और हमने यहाँ पर पूरा उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। ये तो मैं आपको अभी से यहाँ से क्लियर मेंशन कर दूं, क्योंकि हमने जिस डेप्थ में पढ़ा है उससे कंपैरिजन में तो आपके 9th में बहुत कम या कुछ भी नहीं है, ये बात कहें तो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा रखना है कि भाई वो नेक्स्ट 2 यूनिट तो ऑब्वियस है कि बेटा आपके वो कंप्लीट हैं, बस आपको रीड करने, कहीं पे कोई डिफिकल्टी होगी अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट 2 चैप्टर जो है बेटा वो थोड़ा सा आपके वो चैप्टर भी ऐसे हैं जहां पर आपको बेसिक चीजें बस जानने की जरूरत है, एक बार कनेक्ट तो आप आराम से उनको रीड आपको है। यहाँ पर मेजर टॉपिक में आपको कंप्लीट करते हुए चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें आपको हर एक पार्ट हर एक को डिस्कस करेंगे नहीं है, लेकिन आपको घर पे जाके वो प्रॉपरली डेली के डेली रीड करना हो, इतना आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। समझे? अरे समझे?
हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ में इन चैप्टर जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इन चैप्टर को अपना साथ में प्रॉपरली रिवाइज करते हुए चलना है। ऐसा कभी मत करना फिर से बेटा वहां पढ़ने के चक्कर छोड़ दो, तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, समझे ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा अपने को थोड़ा अच्छे से। तो लास्ट जो मैं डिस्कशन कर रहा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। देखो बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैंने आपको कुछ बातें आपके सामने रखी थी, एंड आई होप कि बेटा आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट किए होंगे। और मैं फिर से उसको स्टार्टिंग से आपके सामने लेके आ रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कनेक्टिविटी को रिलेट करना, और मैं चाहता हूं कि आज वो परफेक्टली कंप्लीट हो जाए। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, और उसके बाद बेटा ये कंप्लीट करने के बाद आपके मॉड्यूल के जितने भी आगे के डाउट होंगे वो कंटिन्यू कर ले, ठीक है ना? अब बात आ रही है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। तो मैंने स्टार्ट किया था बेटा आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट को कि कोई भी ऐसा पार्ट जिसमें आपने ऑब्वियस है कि बेटा इस चीज को समझा, तो वहां पर मैं आपको कनेक्ट कर रहा कि मैंने एग्जाम्पल भी स्पेशली ऐसे कंडीशन में आपको दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ प्रॉपरली। मैंने गैलियम का एग्जाम्पल आपको प्रॉपरली स्टार्ट किया था कि गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31 होता है। तो उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 3d10 4s2 और 4p1 ये होता था, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने बात कही थी कि पूरा का पूरा जो पार्ट है वहां पर अगर हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करें तो डी वाला फुलफिल है, कंप्लीटली फुलफिल है, और डी की पुअर शिल्डिंग की वजह से एस को अट्रैक्शन ज्यादा मिल जाता है। आई रिपीट, पुअर शिल्डिंग ऑफ अ डी सबसेल, द आउटर मोस्ट शेल विल मोर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस की ओर को क्या हो गया बेटा, ज्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर गया, बिकॉज ऑफ द पुअर शिल्डिंग ऑफ क्या, डी ब्लॉक नहीं, डी सबसेल। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो डी सबसेल की पुअर शिल्डिंग की वजह से हमारे बाहर वाले जो सबसेल हैं या ऑर्बिटल हैं उनका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियस की ओर को बढ़ जाएगा, है ना। और इसी वजह से क्या हुआ, सिंक किया था। इतनी बात सबको समझ में आई? अब देखो ये था ही, ये कंडीशन तो था, इसकी वजह से वो ने आपको साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझाया था, याद आ रहा है ना, कि गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, बताया था, याद आ रहा है ना सबको यार, पक्का? तो अब बेटा ध्यान दो कि ये जब कॉन्सेप्ट हमें कंप्लीटली वहां पर पता चले थे तो उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि भाई गैलियम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन गया, ये भी हमें कनेक्ट हो गया था वहां से। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आया कि जैसे ही एस जो है वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ ना, और ये देखा गया कि एस में इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो दो इलेक्ट्रॉन तो वो तो स्टेबल है ना, समझे? दिक्कत है क्या? नहीं ना, तब भी ठीक है ना। हाँ। ओके, तो मीन्स बेटा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एस सब आ चुके हैं और वो फुल्ली स्टेबल बन चुका है, और दूसरा उसको एक और अच्छी चीज मिल गई, पुअर शिल्डिंग की वजह से न्यूक्लियस की ओर का अट्रैक्शन बढ़ गया, और एस और पी में ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, एस का। अब न्यूक्लियस की ओर को ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, ज्यादा अट्रैक्ट है, स्टेबल भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर फुल्ली फिल्ड वहां पर कर रहा है। इस वजह से बेटा क्या हुआ कि एक इफेक्ट का जनरेशन होना स्टार्ट हुआ, जिसे हमने क्या बोला, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोला? ठीक है। अब ये क्यों जनरेट हुआ समझे आप, पहले बताओ। अरे समझे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा चीजों को।
इससे मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप केवल रट के जाओगे ना तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर आप क्या करोगे बेटा, परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया। यहां पर चीजों को समझना जरूरी है। इससे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कनेक्ट करिए। मैंने आपको बोला कि बेटा क्या हुआ कि जैसे हमारे पास वो डी सबसेल आया, डी सबसेल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन फुलफिल हुए, तो आउटर मोस्ट के डी शील्डिंग की वजह से क्या हुआ ना? अब जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ा तो ऑब्वियस है कि बेटा अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से हमारे पास साइज सिंक हुआ। अब साइज सिंक होना, चलो ये बात है, इसके बेस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी फर्क पड़ा, ये बात तो सही है। लेकिन उसके साथ साथ एक कहते हैं जब एक सिचुएशन क्रिएट हुई तो उसके ऊपर एक और बेनिफिट वहां बेनिफिट दिखा। वो बेनिफिट दिखा कि जैसे ही इनर्ट पेयर, मतलब जैसे ही सबसेल ने पूरा आया तो एस और पी दोनों अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए, तो एस न्यूक्लियस इतने नजदीक पहुंच गया बेटा कि उसमें से आप उस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो गया। इस कंप्लीटली ये पता चला कि कंप्लीटली फील्ड था, जिसे हमने इनर्ट नाम दिया एयर के फॉर्म में, इसलिए इनर्ट पेयर बोला। और इस बेसिस पे जो इफेक्ट जनरेट हुआ, जिसे हम क्या नाम बोल रहे हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मतलब न्यूक्लियस के नजदीक हो गया बेटा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा ना, और साथ में स्टेबल तो है ही। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी के लिए ऐसा नहीं था, बाकी के लिए ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, था। हुआ क्या था बेटा कि हमारे पास जो यहां सिनेरियो क्रिएट हुआ है, ये सिनेरियो कहीं और जगह पर क्रिएट नहीं हुआ, जिसकी वजह से बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट और कहीं पर जनरेट नहीं हो पाया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई रिपीट, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार इस पॉइंट को, और इसका एप्लीकेशन बड़ा है। फिर वहां पर बोल दिया जाता है ये किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटा आप समझिए, आप रटना मत। मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं, बट रटिएगा मत कि याद कर लेते हैं चलो हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा, ये मत करना। मैंने यही कहा बेटा कि हमारे पास डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन आए, उन इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बेटा हमारे पास पुअर शील्डिंग होने की वजह से आउटर मोस्ट सबसेल के लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ओर को बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से बेटा हमारे पास क्या हुआ, साइज सिंक हुआ। ये बात तो सबको समझ में आ रही। अब मैंने ये बोला बेटा कि वहां पर NS2 NC1 की कहानी चल रही है। अब ये नहीं बेटा हमारे पास एल्यूमिनियम या ऊपर बोरोन में भी ये चलता है, लेकिन पुअर शील्डिंग नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही सब? वहां पुअर शील्डिंग नहीं है, कहानी वहां पर भी चल रही, लेकिन वहां पुअर शील्डिंग नहीं है। बट अब डी में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बेटा पुअर शील्डिंग होना स्टार्ट हुआ। पुअर शील्डिंग की वजह से आउटपुट हमारे पास सबसेल के लिए अट्रैक्शन बढ़ गया, और जब वो अट्रैक्शन बढ़ा तो अट्रैक्शन की वजह से साइज सिंक हुआ। अब वो जो एस था बेटा न्यूक्लियस के नजदीक जाना स्टार्ट कर चुका है। और मैंने क्या बोला, वो न्यूक्लियस के नजदीक जाना स्टार्ट करेगा तो बेटा उसमें से निकालना डिफिकल्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर के फॉर्म में है। तीसरी बात, वो पेयर है मतलब फुल्ली स्टेबल है, तो स्टेबल मतलब इनर्ट। उस वजह से एक इफेक्ट जनरेट हुआ, उस इफेक्ट को हमने क्या बोला बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज दैट क्लियर? अब इस इफेक्ट ने क्या की बात है, लेकिन जो इफेक्ट जनरेट हुआ उसको हमने क्या बोला बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? एनी डाउट? कनेक्ट हुआ? ठीक है। अगर इतना समझे बेटा, तो वो पूरा क्राइटेरिया किस बेसिस पे हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको फिर से एग्जांपल पे जा रहा हूं बेटा, कि गैलियम हमारे पास है, ठीक है, गैलियम हमारे पास है, और इस गैलियम में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं 3d10
4s2 4p1, ऐसा ही होगा पक्का? अब बच्चों ध्यान दो कि 4s2 अब 3d, अब मैं यही बात कहना चाहता हूं, न्यूक्लियस है, इससे पहले हमारे पास दो शेल जो हमारे पास प्रेजेंट है वो हैं, लेकिन अब डी यहां पर प्रेजेंट है, और डी यहां पर प्रेजेंट है, तो डी का जो डी सबशेल है इस पर्टिकुलर की वजह से, इसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, पुअर शिल्डिंग। ठीक है, पुअर शिल्डिंग। अब पुअर शिल्डिंग की वजह से हमारे पास जो बाहर एस सबशेल है, इसमें जो एस और पी है बेटा, इसका अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस की ओर को क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। ये एस और पी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब जैसे ही इंक्रीज करेगा तो साइज का सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड वी नो दैट द एस सबसेल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल। ठीक है, वो अपने ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, एक ऑर्बिटल के लिए स्टेबल होंगे। ये क्या बता रहे हैं बेटा कि वो स्टेबल है, और स्टेबल है तो मतलब मैं जिसको बोल सकता हूं कि इनर्ट है। इस इनर्ट की वजह से, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से, और ये मैक्सिमम क्लोज चले जाएगा। स्टेबल होना भी इंपॉर्टेंट है कि वो न्यूक्लियस के क्लोज जा रहा है, और उसका देखो, अब मैं अगर प्रॉपरली चीजों को बहुत डेप्थ से उठाऊं तो समझिए, मैंने आपको जब कॉन्ट्रैक्शन समझाया, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तभी आपको बातें समझाइए कि बेटा ये पुअर शील्डिंग का इफेक्ट का रोल क्या है। मतलब उसने शील्डिंग तो कम बनाई, साथ में क्या हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन डी में आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में भी आया ना, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डी ने शील्डिंग कम कर दिया। अब एक चीज बताओ कि पॉजिटिव चार्ज इस रेशियो में इलेक्ट्रॉन बढ़े, उसी रेशियो में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? अब जिस रेशियो में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा बेटा, जिस रेशियो में बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, उसी रेशियो में अगर आप करो तो यहां पर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया बेटा, वो इलेक्ट्रॉन जो अरेंज है वो इलेक्ट्रॉन में पुअर शील्डिंग, मतलब बाहर शील्डिंग उन्हें कम बनाई। अब रोकने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, उसके लिए कम है, तो शील्डिंग कम बनी, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज तो उसी रेशियो में बढ़ा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बेटा, अट्रैक्शन। जितना आप यहां शील्डिंग कम करोगे बेटा, उतना अट्रैक्शन बाहर वाले के लिए बढ़ेगा। तो यहां पर वही चला कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद, 10 पॉजिटिव चार्ज आने के बावजूद भी डी का शील्डिंग पुअर था, वो पुअर शील्डिंग की वजह से ये इफेक्ट जनरेट हुआ। तो अब क्या हुआ बेटा, बाहर वाले एस के लिए या पी के लिए अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, तो जैसे ही ये कंडीशन आई तो मैंने क्या बोला बेटा, ये बेचारा तो ये तो पूरा उस सिनेरियो का पूरा एंजॉय करने लगा कि भाई मैं तो अब न्यूक्लियस के जस्ट पास में जा सकता हूं भाई, और मेरे लिए तो सबसे अच्छी कंडीशन क्या है कि मैं न्यूक्लियस के पास में रहना चाहता था। क्यों बोलो? क्या क्या डी क्या प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो दुश्मन है क्या? वो भी तो न्यूक्लियस के रहना चाहेंगे ना। बोलिए। क्या बोल रहा है? कोई ले नहीं जाएगा। सही है बेटा, जिसको ले जाने वाला होगा ना वो कैसे भी करके ले जाता है, ठीक है ना। देख मैंने सच में कुछ और नहीं सोचा, लेकिन ये लोग जो है ना सब अनुभव है, तो कुछ भी कनेक्ट करते हैं। मुझे डर लगता है मैं ना बोलूं,
अब मैं ये कह रहा था कि बेटा अगर किसी उस इलेक्ट्रॉन को अगर ले जाना होगा तो कैसे भी करके ले जाएगा, क्या समझे? अब वो आज तू जान बेटा, ये लोग बहुत समझदार है, मैंने इसलिए तो बोला इतने इतने से दिमाग कहां है ना। हाँ क्या कह रहा है? पीछे बैठ के ऐसे नहीं कि डायलॉग पर डायलॉग मारेगा, है ना। हाँ तो कुछ कह रहा है तो बेटा, नहीं अंदर कुछ चल रहा है, मैं मना नहीं करता हूं बेटा। हाँ बिल्कुल नहीं बोला, ये तो आजू बाजू वाली कोई हंसी बता रही मुझे, तो बिल्कुल नहीं बोला कहकर, ठीक है ना। सफेद झूठ, थोड़ा तो शर्म। हाँ हाँ बोलिए बेटा, मैं जो कह रहा था कि बेटा ऐसा क्यों हुआ, तो यही कहेगा फिर तो वह भाई मैं न्यूक्लियस के सबसे नजदीक रहूंगा और मैं तो न्यूक्लियस के नजदीक रहना ही चाहता था। बोलो। हाँ मैं समझ रहा हूं तेरे इशारे, मैं सोडा नहीं लाऊंगा बेटा। हाँ है ना, पता है वो कह रहा है कि सर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, सोडा लेके आओ। हाँ बोलिए। है बोलो बोलो जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आया मेरा? कि भाई मैंने आपको बोला कि बेटा को जैसे पुअर शील्डिंग मिला वो अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट तो पी भी हुआ, लेकिन मैंने आपको बोला कि बेटा एस ने ये बोला कि भाई मैं तो अब न्यूक्लियस के नजदीक में रहूंगा क्योंकि मैं तो पहले से ये चाहता था। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं पूछना चाह रहा हूं, बस इतना ही बोलना है अपने को। हाँ हाँ बोल। उल्टा क्यों जा रहा है तू, सीधा सीधा चीजों को करना, कल भी मैंने डिस्कशन किया था इस पॉइंट का। हाँ बोलो। हाँ बोल बेटा, तेरे से पूछ भी नहीं रहा हूं मैं, उससे पूछ रहा हूं, उस बेचारे ने हाथ पड़े। तेरे को हाँ हाँ वो छोटा सा क्या वो आता है ना टेडी टाइप के आते हैं क्या, वो छोटा सा इसको रखा है क्या आपने टेडी बना के क्या? वो वैसे ही बोल रहा था, है ना, ऐसे ही बोल रहा था ना। चलो अच्छा है बेटा आपकी क्लास में एक टेडी बियर भी है ना। ठीक है बेटा, मुझे आंसर चुका है, बस मैं आपको बोल देता हूं। एक्चुअली आपको कल ही बताया था बेटा कि जब एस की बात की जाती है बेटा, एस न्यूक्लियस के सबसे नजदीक रहना चाहता है, मतलब उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज ऑफ एंगुलर नोड 0 है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि वो पहले ये बोला ना कि वो तो पहले से ही ये चाहता कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक रहूं, तो केवल ये वो जो चाह रहा है ये बेटा, ये चाह तो केवल ऐसी पर आके हुई, लेकिन यहां आके उसकी वो चाह बढ़ गई, वो चाहत बढ़ गई। सही है ना? अरे बड़ी की नहीं बड़ी? हाँ ना तो बोलो। मैं आपकी बात, मैं एस की बात कर रहा हूं, ठीक। नहीं कुछ लोग समझ के कुछ रिप्लाई कुछ और ही दे रहे थे ना, तो मैं कह देता हूं, उसको क्लियर कर देता हूं कि बेटा यहां एस के चाहत की बात हो रही है, समझे? तो ऑब्वियस है कि बेटा वो एस की इंपॉर्टेंस समझिए बेटा कि उसकी सील्डिंग कम था, उसको अट्रैक्शन मिला, बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक जाना चाहे, और बिकॉज वो पहले से ही न्यूक्लियस के नजदीक रहना चाहता था, ये बात तो सही है, क्योंकि
इसमें एंगुलर नोड क्या है बेटा? 0। एंगुलर नोड 0 तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मतलब फिर अट्रैक्शन फोर्स भी ऑब्वियस है न्यूक्लियस के साथ वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बेटा ये कंडीशन क्रिएट हुई, तब जाके बेटा वो एस क्या हुआ, न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। अब आप दिमाग लगाना, मैं आपको कह रहा हूं यहीं से चीजों का कनेक्टिविटी है। वो एस में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन थे वो 2 थे, तो इसकी वजह से वो फुल्ली स्टेबल हुआ। दूसरी बात, पेयर फॉर्म में स्टेबल है तो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा? डिफिकल्ट होगा। तो उस बेसिस पे हमने क्या मान लिया उसको कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में, जिसे हमने स्टेबल बोला। स्टेबल के लिए हमने वर्ड यूज कर लिया इनर्ट, और वो पेयर के फॉर्म में थे इलेक्ट्रॉन, इसलिए बेटा वहां पर जो इफेक्ट जनरेट हुआ जिसके बेसिस पे आगे की कंडीशन को आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, जिसे हमने क्या बोल दिया, उसका इफेक्ट को नाम दे दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज दैट क्लियर? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? पक्का? अब बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो आगे की कनेक्टिविटी है वो ये है जो आपको मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, निकालना इजी है कि डिफिकल्ट होगा? ऑब्वियस है, न्यूक्लियस के पास में होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी अब मुझे बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट होगा। अब डिफिकल्ट है तो इसका मतलब बेटा यहां पर क्या उस बेसिस पे क्या कनेक्टिविटी मिलती है, ये आपको मैं यहां पर प्रॉपरली बताते हुए चल रहा हूं। अब क्या कनेक्टिविटी मिलती है मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। वो कनेक्टिविटी ये है कि भाई हमारे पास अगर हम ग्रुप में, अब ये देखो ये पूरे पी ब्लॉक की बात हो रही है, पूरे पी ब्लॉक के लिए अब ये कंडीशन, क्योंकि ऐसा सब में दिखेगा। मुझे बताओ ऐसा क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अगर हम बात करें तो NH2 तो सब में कॉमन है ना। मैंने कल भी आपको बोला था कि NH2 तो कॉमन रहेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो किस में बढ़ेंगे? पी में। यानी NH2 Np126, इसका मतलब NH2 तो फिक्स हो गया ना बेटा। अब इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे तो वो पी में ही बढ़ने वाले हैं, तो जो वेरिएशन दिखेंगे वो पी में देखेंगे, बात सही है। लेकिन बात रही बेटा NH2 तो कांस्टेंट, इसका मतलब, और उसके अगर अंदर D आ रहा है और D में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये बात तो फिक्स हो गई बेटा कि हमारे पास अब वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक रहना चाहेगा। इज दैट क्लियर? तो फिर ये जो प्रॉपर्टी बनाऊंगा यहां से, जो इफेक्ट होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो पूरे पी ब्लॉक में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये भी बताओ। दिखेगा ना? यस और नो? और कहां से दिखेगा ये मैं बोल चुका हूं, फोर्थ शेल से दिखेगा। शेल कौन सा होगा? फोर्थ, यानी पीरियड कौन सा होगा? फोर्थ। और डी कौन सा होगा? 3D। इज दैट क्लियर? कहां दिखेगा बच्चों? यस, मतलब फोर्थ पीरियड होगा, और शेल कौन सा, सॉरी पीरियड फोर्थ मतलब शेल भी वही, और हमारे पास डी कौन सा? 3D। इज दैट क्लियर? क्योंकि 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बेसिस पे ये बात चलेगी। इज दैट क्लियर? समझे? ठीक है, हाँ बेटा बोलो। हाँ, उसके नीचे मतलब कहां से दिखेगा ये, मतलब वहां से स्टार्ट हो गया ना, ठीक है। उससे पहले नहीं दिख सकता, लेकिन उसके बाद हमारे पास कंप्लीटली हमें ऑब्जर्व होगा। गॉट इट? समझे? ठीक है, तो अब बेटा ये पी ब्लॉक के लिए पूरी कंडीशन है। तो इस बेसिस पे हुआ क्या? इस बेसिस पे ये हुआ कि देखो, अब प्रॉपर्टी में मैं आ जा रहा हूं सीधे पी ब्लॉक की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ पी ब्लॉक, ओनली पी ब्लॉक, हाँ, टॉप टू बॉटम, द स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, बताए ना ऑक्सीडेशन नंबर, आप तो समझ सकते हो ना। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर -2। एंड ग्रुप नंबर किस में लेना है बेटा, ये भी बोल दे रहा हूं, रोमन में। रोमन वाला ग्रुप नंबर लिखोगे। याद करो बेटा, अगर मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं, चलो हम एक बार वो भी समझ लेते हैं। एस ब्लॉक के लिए फर्स्ट ए लिखा है, और एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए है। उसके बाद अगर पी ब्लॉक में आता हो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, इस तरीके से है।
अब वो कैसे आया ये समझिए, वो आया आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसके बेसिस पे, बताया भी था मैंने। तो उस रोमन फॉर्म को देखना है, आप वो नंबर मत देखना 1 2 3 4 5 वाला, वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं कौन से बात कर रहा हूं, रोमन नंबर की। इज दैट क्लियर? उससे मैं ग्रुप नंबर बोलूंगा, वो ग्रुप नंबर -2, दैट इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पी ब्लॉक। इज दैट क्लियर एवरीवन? कि अगर हम पी ब्लॉक में जाते हैं बेटा, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे आने में ग्रुप नंबर -2 होगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब यही है कि जो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वह s के इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर रहा। तो सीधे सीधे कह सकता हूं कि इसका रीजन क्या होगा, आप लिख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू क्या, अरे ड्यू टू, कैसे दोस्त हो यार, ड्यू टू आयनाइजेशन पोटेंशियल है भाई, थोड़ा तो ध्यान दे बेटा, फिर बोलने के बाद ठीक है। क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप ये कहोगे ये इसलिए क्रिएट क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट वहां जनरेट हो गया है। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझता है, अरे स्टेबल का मतलब जिसमें वो सबसे ज्यादा टाइम तक रह पाए, या जिसमें ही वो रहना चाहता है और किसी दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहना चाहता है, उसे हम स्टेबल बोलेंगे। मतलब सीधी सी बात है ना बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि आप जनरल एक कंपैरिजन कर रहा हूं, आप यहां पर इतना टाइम पढ़ लिए, आप इतने अच्छे से काम कर रहे हो, आपसे कहूं कि बेटा यहां से आप अभी आप वहां शिफ्ट हो जाओ, तो आप वहां स्टेबल रह नहीं पाओगे। बात सही है? क्योंकि ऑब्वियस है, आप जिस लेवल पे ग्रोथ आपने देख ली अपने, और जिस लेवल पे आप चुके, यहां से आपको एडजस्ट होना डिफिकल्ट होगा। तो इस आपके लिए स्टेबल यही है। तो ये स्टेबल स्टेट हो गई, तो वही कंडीशन कि वो जिस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रह पाएगा, वो क्या हो, कैसे निकालेंगे हम, ग्रुप नंबर -2 करके निकालेंगे। और इसके पीछे रीजन क्या है, उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझे? पक्का? पक्का? ठीक है। तो अगर समझे तो बेटा यहां पर आप थोड़ा सा उस चीज को रिलेट कर लेते हैं कि अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा बोरॉन फैमिली में, देखो बोरॉन फैमिली में, ठीक है, जनरली देखो इन एलिमेंट को तो हम रेडियोएक्टिव मानते हैं, फिर भी मैं लिखते हुए चल रहा हूं, इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस ग्रुप में अगर मैं जाता हूं, तो मैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलूंगा बताइए? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज +1, नॉट 1 बेटा यार। देखो 1 बोलोगे वैलेंसी हो जाएगी, मैं फिर से बोल रहा हूं। देखो मैथमेटिकली आप गलत नहीं हो, लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि बेटा गलत, समझे? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन का मेंशन होना मस्ट है। ये फिर से ध्यान रख लो, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर गलतियां नहीं करनी है तो 1 कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, +1 विद साइन मेंशन करना मस्ट है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आपने केवल 1 बोला तो वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, समझे? अब ये ध्यान दो बेटा, ऐसे अगर मैं अब आपसे कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा हूं बेटा, अब आप बोलो तो मुझे, कार्बन फैमिली में क्या होगा? +2, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में +3, ऑक्सीजन में +4, और हमारे पास हैलोजन में +5। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही? अब ध्यान दो बेटा, देखो ये बात तो क्लियर हो गई, और ये जो आपको बताया ये स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से क्लियर करना। इसका मतलब ये हो गया, मैं अब आपके सामने कंडीशन लिख रहा हूं कि कार्बन हमारे पास +4, कार्बन फैमिली में आ रहा हूं, क्या बोला बेटा?
इसलिए तो ऊपर से नीचे लिख रहा हूं ना यार बेटा मैं। नहीं 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 नहीं, उस देखो आपको क्या लिखा, अगर मैं आपसे यही मैं ऑर्डर लिख रहा हूं उसी बेसिस पे, तो ध्यान दे एक मिनट, तो तुझे ज्यादा कनेक्ट होगा अच्छे से। ये दो कंडीशन है बेटा आपके लिए। इसमें अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाऊं, +4 के लिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यहां ये जो ऑर्डर बना रहा हूं बेटा वो स्टेबिलिटी ऑर्डर ही है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो वो ऑर्डर ये रहेगा इस तरीके से, समझे? सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। और अगर मैं +2 का स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाऊं तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये भी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है बेटा, अगर मेरी बात समझो आप, अब मैं आपको बताऊं, अगर मेरी बात समझो तो वैसे तो ऑर्डर सब कुछ आपको बता देता है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझो तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं बेटा कि ऊपर ऐसा नहीं कि बेटा कभी, क्यों? क्योंकि आप दिमाग लगाओ ना कि यहां +4 जो आ रहा है बेटा, वो क्या ऐसा थोड़ा होगा कि +2 नहीं आएगा? +1 भी आएगा, +2 भी आएगा, +3 भी आएगा, +4 भी आएगा, सही है। लेकिन ध्यान दो बेटा, मैं ये कहूंगा कि अगर +2 आया और +2 सब में आ गया तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा स्टेबल ही होगा, देन दिस वन, देन दिस वन। ये कंपैरिजन स्टडी है, तो ये कंपैरिजन आप कर रहे हो बेटा, तो कंपैरिजन में आपको ये तो कहना पड़ेगा सबसे ज्यादा वो स्टेबल है तो सबसे कम ही होगा। तो मतलब अगर वो 90% एग्जिस्ट कर रहा है तो हो सकता है कि बेटा ये केवल 10% एग्जिस्ट कर रहा हो या उससे कम कर रहा हो, जस्ट कंपैरिजन। क्योंकि अगर हम ऑर्डर बना रहे हैं बेटा तो कंपैरिजन होना मस्ट है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, या मतलब ये हमें बहुत कम दिखेगा बट कभी बनेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास ये कंडीशन के बिना आगे की कंडीशन पॉसिबल ही नहीं, सही है। सेम वे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कभी नहीं बनेगा, +4 बनेगा, लेकिन वो +4 में ज्यादा रह नहीं पाएगा। अब वही बात आई ना, मैंने आपको बोला कि आप यहां 9th में हो, आपको मैं उधर अगर 9th में भेज रहा हूं तो वहां आप अनस्टेबल हो, ठीक है, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर आ चुका है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट हायर था, मतलब आप इस कंडीशन में थे तो आप यहां स्टेबल हो। तो वही कंपैरिजन की बेटा वो उस कंडीशन में आना चाहे आए, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूं, आएगा, लेकिन वो कम स्टेबल है, इसका मतलब वो आपको उस बेसिस पे कम मिलेगा। हो सकता है कि उसके बहुत स्पेसिफिक कंपाउंड हो जो +4 में दिखे, जबकि कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड अगर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई होगा तो कार्बन में हर हमेशा +4 में दिखेगा। आप कोई भी कंडीशन CO2 ले लो, उसमें कार्बन पे +4 चार्ज ही होगा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उस मेथड से आप निकालते हो, समझे? तो कंसर्न ये है, समझिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये आएगा केवल और ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। मैं ये कहूंगा कि स्टेट तो दोनों बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा कार्बन +4 में। बट मैं ये कहूंगा कि ये नहीं बनेगा, कहना है ये गलत हो जाएगा। ये बनेगा लेकिन ये स्टेबल कम है, इसलिए बहुत जल्दी हो सकता है कन्वर्ट हो जाए। तो अब समझ में आ रही मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? इससे मैंने बोला कि ऊपर से नीचे आने में हम ये कह दें कि बेटा +1 नहीं दिखाएगा, वो गलत हो जाएगा। +1 सभी दिखाएंगे या +2 सभी दिखाएंगे, लेकिन मैं ये कहूं कि बेटा केवल 1 यही दिखाएगा तो गलत हो जाएगा। +1 सभी दिखा रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल ही है, इसका मतलब कि जो है वो +1 में स्टेबल कम रह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है, बाकी डोनेट कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सही है कि नहीं है? तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मैं कह सकता हूं इसी रीजन की वजह से। तो आप ध्यान दो ना बेटा कि अगर एल्यूमिनियम और गैलियम में आप देख रहे हो बेटा, तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो ये सब रीजन उसी से कनेक्टेड है। बट मैं यही कह रहा हूं बेटा कि अगर आप कंपैरेटिव स्टडी आप देख रहे हो तो जब आप कंपैरिजन करो तो ये कहना गलत हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा।
वही मैं आपसे समझा रहा हूं कि ये जो पार्ट है ये आपको दिखेगा बट बहुत कम। इसे हम ये कहते हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। और ये कहना गलत हो जाएगा अगर आप मुझसे ये कहो कि सर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो मैं कहूंगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कोई ना कोई ऐसा हो सकता है किसी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट भी करे, बट मैं कहूं कि बेटा अगर कार्बन अगर 99% कोई कंपाउंड जो बना रहा है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हो सकता है केवल ये 1% वैसे कंपाउंड बनाए। इट इज पॉसिबल कंडीशन। अंडरस्टूड एवरीवन? क्योंकि यहां डिपेंड क्या करता है बेटा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी हम केमिकल बॉन्ड में तो इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको कनेक्ट करता हूं क्योंकि इतनी चीजें पढ़ ली हैं, अब इसी से सब चीजें कनेक्टेड है केमिकल बॉन्ड। तो हो क्या है कि भाई जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, अगर आप उनको कह रहे हो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। और अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो और डाइजेस्ट हो पा रहा है, तो मैं कहूंगा इसी रीजन की वजह से अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन और इसके बाद रेडान तो हमारे पास रेडियो एक्टिव हो गया। मैंने आपको क्या बोला कि बेटा बट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास ऐसे होते हैं वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और मैंने क्या बोला, इसी रीजन की वजह से आप देखोगे कि जिनॉन के कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, तो इसके पीछे रीजन क्या है, कंप्लीटली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी खींच लेता है। अब बाकी इसमें मैं अगर बात करूं तो बाकी एलिमेंट नहीं दिखाते हैं, तो मैं सीधे सीधे ये कहूंगा कि भाई जिनॉन का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन क्या हो गया बेटा, कम हो गया। स्टेबल भले ही है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो इजीली खींच, अगर कोई सामने वाले के पास फोर्स ज्यादा वो खींच लेगा। समझे कि नहीं समझे? और इस रीजन की वजह से बेटा ये कंडीशन कंप्लीटली क्रिएट होती है। तो ये कहना कि बेटा पहले कि हम कोई भी स्टेबल है, मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं, तो कंपैरिजन में जा रहा हूं, तो कंपैरिजन में आपको ये कनेक्ट करना मस्ट है। और मैं यही फिर से कहना चाह रहा हूं कि बेटा कि उस केसेस में आपको मैंने जैसे बताया कि भाई हमारे पास अगर कार्बन +4 में है, तो कार्बन के अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहीं पर अरेंज है कार्बन के साथ, तो वो +4 ज्यादा दिखाएगा। तो मैं यही कहूंगा ना कि बेटा वो +4 में ज्यादा स्टेबल होगा, तभी तो दिखा रहा है। और अगर पीबी के मुझे उतने कंपाउंड नहीं मिले, तो पीबी के +2 वाले कंपाउंड ज्यादा मिले, तो मैं यही कहूंगा कि पीबी +2 में ज्यादा स्टेबल है। समझे कि नहीं समझे? तो इट इज द कंपैरेटिव स्टडी, इट इज नॉट अ इंडिविजुअल पर्टिकुलर कोई स्टडी की मैं बात करना चाह रहा हूं, उसके बेसिस पे मैंने ये रिलेशन बनाया और उसी के बेसिस पे ऑर्डर की बात की हुई है। क्या मेरी बात सबको समझ में? मतलब रिपीट कर। हाँ तो वही तो लिखा है ना, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -2। तो ये तो यही हुआ ना कि ऊपर से नीचे आने में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब स्टेबल उसी फॉर्म में रहना चाह रहा है ना। ठीक है ना? क्लियर हुआ बेटा सबको? मेरी बात सबको अच्छे से? तो इन सिंपल वर्ड कि बेटा अगर आप यहां कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को बहुत प्योरली, इसे वैसे मैं आपको कहना चाह रहा हूं ध्यान देना, लेकिन फिर से एक वर्ड ये स्पेसिफाई कर लेना यहीं पर ऊपर पे, क्योंकि आगे जाके हमें नेक्स्ट चैप्टर जैसे हम 11th का स्टार्ट करेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग ही होगी, तो उस पर्टिकुलर में मैं आपको कहूंगा कि हमारे पास Pb+4 में कोई भी कंपाउंड ना दिखाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तो कंपाउंड बना रहा हो, लेकिन आप ये कहो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी वो कंपाउंड बनाएगा, तो मैं कहूंगा गलत हो जाएगा। समझे? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो क्या इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्या समझ
सब लोग? तो आजकल के अगर मैं ये कहूं कि बेटा हमारे पास +2 के साथ साथ पीबी +4 दिखा रहा, तो गलत मत होना। उसमें नहीं कह रहा हूं कि बेटा +4 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही मेरा स्टेटमेंट है। +4 दिखाएगा लेकिन बहुत कम। इसलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि +2 सबसे ज्यादा दिखा रहा है, तो आप भी +2 ज्यादा स्टेबल है, हां कि ना? अगर मैक्सिमम वो +2 में दिखा, तो आप भी तो यही कहोगे कि +2 में ज्यादा स्टेबल है, ना कि +4 में। अब अगर +4 में वो किसी एक आध दो सिचुएशन में दिखा, तो उस बेसिस पे अपने को कंफ्यूजन में नहीं आना है। अंडरस्टूड एवरीवन? और मैंने बोला अगर वो दिखा सकता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट वहां दिखेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझ पाए? तो इसलिए बेटा चीजों को बहुत प्योरली अच्छे से कनेक्ट करिएगा, बहुत सिंपल वे में, क्योंकि देखो इन सब का कनेक्शन आप ना जब कंपाउंड पढ़ते हो वहां पर मिलता है। कंपाउंड इन द सेंस कि बेटा आप जब बॉन्ड बना रहे हो, भाई दो एलिमेंट के बीच में बन रहा है, फिर वो कोई कंपाउंड आपको दे दिया, वो टूटेगा कैसे? ये सब स्टोरी जो बन रही है बेटा ना, ये कंप्लीटली डिपेंड करती है कि बेटा आपके यहां पर जो कॉन्सेप्ट है आपके कितने अच्छे हैं। इससे मैं आपके बार बार इन कॉन्सेप्ट पे आप ये कि इनको परफेक्ट करो, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप इनको परफेक्ट करोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे, बहुत इजीली कनेक्ट करेंगे। और अगर आप यहां पर इन चीजों को परफेक्ट नहीं करोगे तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली परेशान करना स्टार्ट कर देते। क्या मेरे समझ पा रहे सब लोग? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा बहुत अच्छे से, जो आपको कनेक्ट करवा रहा हूं वो तो बहुत बेसिक तक मैं आपको जा रहा हूं, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। अंडरस्टूड एवरीवन? पेयर इफेक्ट, मैं फिर से उस पर्टिकुलर कंप्लीट कंक्लूजन पे अगर आऊं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है बेटा, ये उसका एप्लीकेशन है उसी बेसिस पे। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि भाई किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा ns2np126 होता है, और ns2np126 होने की वजह से अगर हम जैसे जैसे नीचे को आते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या है बेटा, जैसे ही फोर्थ सेल इंट्रोड्यूस होता है, फोर्थ सेल या फोर्थ पीरियड ये आपको बोलना है, तो वहां पर 3D भी हमारा कंप्लीटली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 3D सबसेल। और 3D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन जैसे फुलफिल होंगे तो बेटा उसी तरीके से उतने ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में भी फिल होंगे, और वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में फिल होने की वजह से बेटा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ा, लेकिन उस डी सबसेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनने अपनी शिल्डिंग को पुअर दिखाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वी नो दैट द शिल्डिंग जो ऑर्डर होता है बेटा, जो एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, तो एस और पी के कंपैरिजन में डी तो पुअर हो गया। सो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ अ डी सबसेल, द more attraction of a outermost cell, more attraction initiate of a outermost cell electron towards the nucleus, न्यूक्लियस की ओर को बेटा उनका अट्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा इनिशिएट हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब जैसे इनिशिएशन ज्यादा हुआ, अब एस के लिए तो और इजी हो गया, क्योंकि एस तो चाहता ही यही था, तो एस के न्यूक्लियस के नजदीक जाना स्टार्ट हो गया, और वो और नजदीक पहुंच जाएगा, और वो कहेगा अब तो मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा। भाई अब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करूंगा, बिकॉज क्योंकि मैं तो चाहता ही यही था, मैं तो पहले से ही यही चाहता था। सही है? तो ये कंडीशन जब उसने इनिशिएट करी, तो अब क्या हुआ बेटा, वो न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना क्या हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और इलेक्ट्रॉन निकालना जितना डिफिकल्ट, ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो उतना ज्यादा स्टेबल। अंडरस्टूड एवरीवन? इसलिए हमने क्या नाम दे दिया बेटा उसको, इनर्ट, और पेयर के फॉर्म में। इसलिए उस बेसिस पे जो इफेक्ट जनरेट हुआ जिसे हमने क्या बोला, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? और इस बेसिस पे यहां पर जो
पूरा का पूरा रोल है उस इनर्ट पेयर इफेक्ट का, वो रोल था बेटा इस पर्टिकुलर पार्ट में कि पी ब्लॉक में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें कैलकुलेट करना है बेटा, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -2 होगा। और ग्रुप नंबर कौन सा लेना बेटा? रोमन वाला। ये ध्यान रखिएगा, जो उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे बोला जाता है रोमन फॉर्म। ठीक है, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -2, और ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ऊपर से नीचे आने में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ पर्टिकुलर फेज ग्रुप नंबर -2, और बोरॉन फैमिली में जैसे हमने लिया बेटा, तो यहां स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +3। 4 नहीं बेटा, +3। समझे? अरे समझे? बिकॉज वी नो दैट द बोरॉन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा NS2 Np1, केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको बोला कि P निकल गया। अब P निकल गया, S का इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता ऊपर से नीचे आने, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उस पर्टिकुलर की वजह से बेटा हमारे पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ बेटा? +1। इज दैट क्लियर? सो थैलियम इज मोर स्टेबल इन अ प्लस एज कंपेयर टू +3। क्या मैं सही कह रहा हूं? थैलियम इज मोर स्टेबल इन अ +1 एज कंपेयर टू +3। अंडरस्टूड एवरीवन? सेम वे कि इंडियम जो है बेटा आपका थैलियम से कम स्टेबल होगा +1 में, यानी अब वो +3 में उससे हीलियम से ज्यादा स्टेबल होना स्टार्ट। बोलो हाँ कि ना भाई? जैसे +1 कम तो +3 ज्यादा। ऐसे बेटा अगर हम गैलियम में जाते हैं तो गैलियम में +1 स्टेबल होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन +1 के साथ साथ 3 भी आएगा, और +3 ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू इंडियम। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? सो स्टेबिलिटी विल इंक्रीजेस। किस तरीके से आप कहां जा रहे हो ये डिपेंड करता है कि मैं आप +1 के लिए जा रहा हूं तो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, अगर आप +3 के लिए जा रहे हो तो बॉटम टू टॉप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और उस बेसिस पे एक एग्जांपल प्रॉपरली आपके सामने रखा है बेटा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? एंड आई रिपीट, ये ध्यान रखना, जैसा वो डाउट उसके दिमाग में है, जनरल डाउट है, किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि भाई क्या हमारे पास +4 पीबी का एग्जिस्ट नहीं करेगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। पीबी का +4 एग्जिस्ट करेगा, बट वो बहुत कम एग्जिस्ट करेगा, जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि बेटा उसकी स्टेबिलिटी हमारे पास +4 में कम है एज कंपेयर टू +2। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो बेटा इनर्ट इफेक्ट होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। आई होप कि बेटा ये सबको क्लियर हुआ होगा। यस और नो? पक्का? एनी डाउट?